सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन और कंजर्वेशन टॉपिक के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये कुछ ना कुछ हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो हमसे भी रिलेटेड है। तो चलिए इसके बारे में बात करनी शुरू करते हैं। अब जो सब्सटेंसेस हैं जो एयर को, वाटर को और सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं उनको हम बोल देते हैं पोल्यूटेंट्स। ठीक है। अब ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो अनवांटेड और अनयूजेबल रिमेन्स और बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मटीरियल और फूड इज़ नोन एज वेस्ट। अब वेस्ट किसको बोलते हैं? जो अनवांटेड और अनयूजेबल जो रिमेन्स हमारे पास वेस्ट मटेरियल बच जाता है, किसका? किसी भी मटेरियल का या फिर फूड का, उसको हम बोल देते हैं वेस्ट। ठीक है। अब गार्बेज क्या है? गार्बेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो डिस्कार्डेड रबिश, रिफेज, डोमेस्टिक वेस्ट, यूज्ड प्लास्टिक आइटम्स, रैपिंग मटीरियल एटसेट्रा। तो गार्बेज क्या है? जो हम कूड़ा रोज़ जनरेट करते हैं इतना सारा, उसको हम गार्बेज बोल देते हैं। आगे चलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स पे। तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वो वाले हैं जो एनवायरनमेंट आराम से डाइजेस्ट कर सकती है और एक टाइम के बाद उसका एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होगा। तो इसमें तो आ जाता है कि आपका डोमेस्टिक गार्बेज। डोमेस्टिक गार्बेज कौन सा? जिसमें आपका फल हो गए, जो फल के रिमेन्स हो गए, आपकी सब्जियों के रिमेन्स हो गया, आपका पेपर हो गया एटसेट्रा, नॉट प्लास्टिक। तो वो आ जाएगा आपका बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट या फिर गार्बेज। यूरिन हो गया, फीकल मैटर हो गया, सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, पेपर, वुड, क्लोथ, कैटल डंग, एनिमल बोन्स, लेदर, वूल, वेजिटेबल स्टफ और प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। और ये सारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। इसमें होता क्या है? इन पोल्यूटेंट्स पे कौन एक्ट करता है? आपका बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करके इसको डीकम्पोज करता है ताकि ये इनटू एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट कर दे। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली सब्सटेंसेस यूजुअली कैसे होते हैं? ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। तो मतलब कि इट एक्ट एज अ फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर बनाने का काम करता है एक तरह से। सो अनवांटेड और अनयूजेबल रिमेन्स और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फूड आर नोन एज वेस्ट। तो इसको बोलते हैं हम वेस्ट। ठीक है। आगे चलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स पे। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स में सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके कैंस हो गए, जैसे आपका प्लास्टिक्स हो गए, जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं टू द एनवायरनमेंट। और पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं ये जिनको एनवायरनमेंट के जैसे कुछ डीकम्पोजर्स होगी, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इनको ये सिंपलर और हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से इनको हम बोल देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ओके। सो इसमें आ जाता है आपका डीडीटी, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, मेटल आर्टिकल्स लाइक एल्यूमिनियम कैन, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, आयरन प्रोडक्ट्स एंड सिल्वर फॉइल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। सो ये थी सारी की सारी आपकी किसके एग्जाम्पल? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की। आगे चलते हैं। अकम्पनिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैपिड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन आर इंक्रीज इन एनर्जी एंड आएगा यहाँ पे, एंड इंक्रीज इन एनर्जी डिमांड एंड इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखिए, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन डेली की बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा आबादी हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और एनर्जी की डिमांड बढ़ने की वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्यों हो रहा है? डिमांड इन एनर्जी की वजह से। अब डिमांड इन एनर्जी का जो मेजर सोर्स होता है आपका एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको थर्मल पावर प्लांट से मिल रही है, और थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है कोल। अब जो कोल है वो प्राइमरी रीज़न, वो एक फॉसिल फ्यूल है जो प्राइमरी रीज़न है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, और स्पेशली एयर पोल्यूशन का। तो इस तरह से जो राइजिंग पॉपुलेशन है, साथ साथ आपकी जो ट्रीज़ हैं उनको भी कट डाउन करते जा रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो हो रहा है। आगे चलते हैं। अब कहते हैं जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जिसके साथ जो आपका इकोसिस्टम है हैव लैंड नो प्रायर एवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस। अब पोल्यूटेंट्स ऐसी चीज़ हैं जिसके साथ इकोसिस्टम का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है। मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है? जैसे हम बने हमारे पूर्वजों से, हमारे पूर्वज कौन से थे? मंकी से हम आए आगे। तो ये क्या हो गया आपका? एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब उनकी स्पीशीज़ बदली, एवोल्यूशन हुई। जब एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ बना देती है अलग ही तरह की, उसको एवोल्यूशन कह दिया जाता है। मतलब कि ये जो एवोल्यूशन वाला काम होता है ना, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ तक जाते जाते, इसको हम बोल देते हैं एवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस। ठीक है। एंड देयरफॉर हैव नो मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्बिंग और साइक्लिंग देम।
अब उन्होंने क्या बोला है कि इनके पास किसके पास इकोसिस्टम के पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है इनको डाइजेस्ट करने का, इनको रिसाइकिल करने का, ताकि ये इनके लिए हार्मलेस बन जाए। और काफ़ी सारे जो पोल्यूटेंट्स आते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही आते हैं। मैक्सिमम अबाउट 70% जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही आते हैं। अब जो पोल्यूटेंट्स नेचुरली आते हैं ना, वो पोल्यूटेंट्स इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट करती है हमारी, ठीक है, और एक्टिविटीज़ और काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल पे भी इफेक्ट डालती है बाकी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्मोक की। स्मोक एक तरह का एयर पोल्यूशन है, ठीक है। उसमें होता क्या है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बन रीजन्स में आपको मिलेगा। अर्बन मतलब सिटीज़ वाले रीजन में मिलेगा। और ये होता क्यों है, दे रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ऐसी सिटीज़ जैसे दिल्ली होगी आपकी, बॉम्बे हो गया, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मोक एक तरह का एयर पोल्यूशन पैदा होता है। साथ ही साथ ये कंसनट्रेटेड कहाँ पे होती हैं, इन लैंड बेसन्स एंड दैट प्रमोट थर्मल इन्वर्जन, अ लेयर ऑफ कूल डेंस एयर ट्रैप्ड बिलो अ वार्म एयर लेयर। इंडस्ट्रियल स्मोक फॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल कोल बर्निंग रीजन्स विद कोल्ड वेट विंटर्स। अब होता क्या है, उससे क्या कहा है अब कि बेसिकली होता क्या है, ये लैंड की तरफ ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। लैंड की तरफ कंसनट्रेटेड होने का क्या मतलब है, ये जो ऐसी स्मोक है ये धुंध की तरह नज़र आती है एक, और ये लैंड के पास रहती है ज़्यादा। जबकि जो आपकी फॉग होती है, फॉग का मतलब जो आपकी धुंध होती है, वो ज़्यादा एनवायरनमेंट में ऊपर भी रहती है नीचे भी रहती है, और ठंडक आपको फील हो सकती है जैसे आप फॉग के अंदर जाते हो। पर स्मोक में ऐसा नहीं होता है, ये ज़्यादा ना नीचे की ओर होती है, पर ऊपर से आपका आसमान क्लियर होता है, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि अगर ठंड होगी तो गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी आपको। होता क्या है कि नीचे जहाँ जो स्मोक वाला रीजन होता है वहाँ पे एक वार्म एयर की लेयर हो जाती है, वार्म एयर गर्म हवा आ जाती है, उसकी एक लेयर बन जाती है और वो अंदर ट्रैप हो जाती है स्मोक की वजह से, और बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे ठंडी हवा होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो थर्मल इन्वर्जन होता है, थर्मल इन्वर्जन मतलब थर्मल का मतलब हीट और इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना, इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है ठंड के केस में भी। और ये ज़्यादा होता कहाँ है, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स है, जहाँ पे कोल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर आपको कोल्ड और वेट विंटर्स में दिखाई दिया जाता है, और वार्म क्लाइमेट्स में भी दिखता है आपको। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे बॉम्बे हो गया, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स हैं, हैव फोटोकेमिकल स्मोक। और यहाँ पे जो स्मोक होती है वो किस तरह की होती है, फोटोकेमिकल स्मोक। फोटो का मतलब लाइट और केमिकल्स जो बेसिकली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू पोल्यूशन, उनका ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट, और लाइट की वजह से, इनका ब्रेकडाउन होने की वजह से जो एक तरह की स्मोक पैदा होती है, ओके। मेनली अब जो सनलाइट है वो क्या करती है, नाइट्रिक एसिड बनाती है जो व्हीकल्स एमिट करते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्ट करती है टू फॉर्म फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स सच एज पैन्स, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कहते हैं जो ह्यूमन, इस तरह से आपको फोग नज़र आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, अब जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, एक तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, साथ ही साथ इरिगेशन लार्ज स्केल पे हो रही। जो पानी की यूटिलाइजेशन है, पानी की यूटिलाइजेशन किसी भी तरह से, जैसे आपके एग्रीकल्चर में होगी, आपके डेली यूजेस में होगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो रही है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की एक्सटेंसिव एप्लीकेशन हो रही है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जा रहा है। लैंड उतनी ही है, पर उसी लैंड के ऊपर दे आर डिज़ायरिंग टू ग्रो मोर एंड मोर वेजिटेबल्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फीड किया जा सके, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या बोला, अब कहते हैं जो ग्लोबल फ्रेश वाटर सप्लाईज हैं वो भी लिमिटेड है। अब ग्लोबल फ्रेश वाटर सप्लाई कैसे लिमिटेड होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि जो हमारे लिए कंज्यूमेबल पानी है उसकी परसेंटेज ही बहुत कम है। आप 70% के करीब तो आपका ओशन वाटर है, और रिमेनिंग बच के हमारे लिए फ्रेश वाटर बचता है। तो मतलब कि उसकी ऑलरेडी परसेंटेज इतनी कम है, और जो ह्यूमंस हैं इनकी पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड है। तो इसकी वजह से क्या है, आपको फ्रेश वाटर की सप्लाई भी कम मिलती है, और साथ ही साथ आधे से ज़्यादा हम पोल्यूट भी कर देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से। वो कैसे हो जाता है, अब एग्रीकल्चर रन ऑफ में क्या होता है कि आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं वो जाके आपके फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं। फ्रेश वाटर में पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र मिलने का क्या काम है, क्योंकि यही जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है ना आपके, ये सारे के सारे हैं केमिकल्स, और ऐसे केमिकल्स हैं जो जैसे आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की नई किस्म की बीमारियाँ लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। एनवायरनमेंट के लिए तो है ही, पर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी काफ़ी
हार्मफुल है। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी बीच में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ह्यूमन सीवेज को भी। ह्यूमन सीवेज में जैसे आपका फीकल मैटर आ जाता है, यूरिन वाला आ जाता है, जो सीवरेज का होता है ना, जितना भी गंदमंद सब कुछ डाल दिया जाता है रिवर्स में, जिसकी वजह से वो जो कंज्यूमेबल नहीं रहता पानी रिवर का हमारे लिए। और साथ ही साथ इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डाला जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे आपका हो गया, गरम गरम पानी डाल दिया जो इंडस्ट्री से बाहर निकला है। अब आप सोचेंगे कि गरम गरम पानी से चलो वो तो कूल हो जाएगा, उसका इतना कोई मैटर नहीं है, पर गरम गरम पानी जब डायरेक्टली पानी में ऐड होता है तो उससे होता क्या है कि जो अंदर की फिशेस होते हैं वो सारी की सारी मर जाती हैं टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। अगर आपका हाथ हम रख दें गर्म पानी के अंदर और उसको बाहर ना निकालें तो आपको क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा बुरी तरह से। एंड यू कैन वेल इमेजिन कि आपको कैसी फीलिंग आएगी। उसी तरह से जो आपके फिशेस हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स, वो सबके सब मरने शुरू हो जाते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। ये तो गर्म पानी की बात थी, और ये काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स इसके अलावा भी डिस्चार्ज करते हैं डायरेक्टली इनटू वाटर। तो ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। आगे चलते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशंस आर डैमेजिंग लैंड सर्फेसिस बाय। अब ये लैंड सर्फेसिस को कैसे डैमेज कर रहा है आपने वो बताना है। एक तो यहाँ पे डंपिंग हो रही है। डंपिंग मतलब जो आप गार्बेज अपना डंप कर रहे हो एक जगह पे, बर्न कर रहे हो किसी चीज़ को, बरियल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट को आप नीचे दबा रहे हो ज़मीन के, जिस तरह से आपके कैंस हो गए, आयरन के पीसेस हो गए एटसेट्रा, रेदर दैन मेकिंग अ कंसर्टेड एफर्ट टू रिसाइकिल एंड रीयूज़ मटेरियल एंड टू रिड्यूस वेस्ट। अब इसको, इन सब चीज़ों को रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ करने की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, इनका वेस्टेज कर रहे हैं एक तो, और दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, इसको फैला रहे हैं अच्छी तरह से एनवायरनमेंट में, डंपिंग कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इन चीज़ों को, ज़मीन के अंदर दबा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की वजह से, ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है बहुत ज़्यादा। अब आगे एंगेजिंग इन रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज लेवल पे हो रही है। अब डिफॉरेस्टेशन बहुत ही लार्ज लेवल पे होने की वजह से क्या हो रहा है, हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और जो टेम्परेचर है अर्थ का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब आगे क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, जो आपका हरा भरा इलाका है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेजर्ट्स में, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं डेजर्टिफिकेशन। जिस तरह से हम पेड़ काटते जा रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा आपका कि आपका जो पूरा का पूरा जो अच्छे हरे भरे खेत हैं वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेजर्ट में। ठीक है, ऐसा क्यों होगा यूजली, क्योंकि जैसे आप पेड़ काटते हो तो क्या हो जाता है कि जड़ें जो होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और जैसे ही आपका पेड़ कट जाता है तो जड़ें बेचारी रिमूव होगी, तो वो क्या करेंगी कि नीचे होल्ड नहीं बना पाएंगी सॉइल के साथ। अगर उन्होंने सॉइल के साथ होल्ड नहीं बनाया है तो क्या होगा कि जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो जैसे पानी आएगा तो सारी की सारी बह के चली जाएगी, जिसकी वजह से जो फर्टाइल लेयर वो आपकी निकल जाती है, और एक ऐसी लेयर बचती है दैट कैन नॉट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किस तरह की, जो प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करती, जिस पे प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते हैं, एंड इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डेजर्ट्स। तो ये बात है। आगे अब कहते हैं जो एनर्जी यूज़ करते हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स जैसे यूज़ करते हैं, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन हो गया, तो ये सारे क्या है, नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल मतलब एक बार यूज़ किए ख़त्म, फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलती दोबारा से। ठीक है, साथ ही साथ एनवायरमेंटली कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज़। अब ये जो सारी चीज़ें हैं एक तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, इनको जो निकालना एनवायरनमेंट से लेना ये एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। अब आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होगी वो अपने आप में काफ़ी पोल्यूटिंग होती है, पर जो इसकी कॉस्ट और जो रिस्क एसोसिएटेड है ये फ्यूल के साथ, वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो इसके साथ रिस्क है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स इसके साथ, और इसकी जो कॉस्ट है न्यूक्लियर एनर्जी की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये जो चैलेंज है कि एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव ढूंढना रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, वो सोलर एनर्जी ने पूरा किया है। मतलब ये इस तरह की एनर्जी है जो रेन्यूएबल है, आपने एक बार इस्तेमाल किया आपके पास फिर आ जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करती किसी भी तरह से। तो हमें कौन से यूज़ करने चाहिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो रेन्यूएबल हो। आगे चलते कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कहते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो कौन रिलीज़ करता है, डीजल, पेट्रोल जब बर्न होते हैं विद इन द ऑटोमोबाइल्स। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपको कोल से भी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करती जा रही हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब ज़मीन से निकालती जा रही, खींचती जा रही हैं। साथ ही साथ इसकी वजह से एक सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस प्रोड्यूस हो रही है।
ये क्यों होती हैं? क्योंकि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना मेटल्स के, अब जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो ये सल्फाइड नाम के ओर्स में पाए जाते हैं। अब ये जो सल्फाइड ओर्स हैं, जब उनको बर्न किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और ये जो गैस होती है एक तरह का पोल्यूटेंट है, और दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। आगे चलते हैं। अब कहते हैं ये जो डिस्टर्बेंस हैं जो एनवायरनमेंट में हम लोग कर रहे हैं अनडिज़ायर्ड, उसकी एक और टाइप उसको नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। ऐसी जिसे कहना चाहिए डिस्टर्बेंस जिसमें अनडिज़ायरेबल लाउड साउंड्स निकाली जाएँ, उसको हम बोल देते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। जैसे जेट प्लेन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। इंट्रूजन इन एटमॉस्फेयर। अब कहते हैं इंट्रूजन्स मतलब कि कुछ रुकावटें जो एटमॉस्फेयर में आई हैं। अब कहते हैं काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में रिजल्ट किया है। रिजल्ट मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को निमंत्रण दिया है। सबसे पहले तो जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो 0.03% होना चाहिए उसको हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ ओजोन लेयर को डिग्रेड करना शुरू कर दिया है। आपकी जो ओजोन लेयर थी उसमें क्या होना शुरू हो गया, बेचारी डिग्रेड होनी शुरू होगी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या था, ओजोन लेयर में O3 नाम की ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसको हम ओजोन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या एक तरह की पूरी लेयर की लेयर बनी हुई है हमारे अर्थ के अराउंड। अब ये जो आपकी लेयर है इसमें होता क्या है, इसमें O3 प्रेजेंट होता है, और जो UV की रेज आती है ना डायरेक्टली आपके सन से, ये उसको रोकती है डायरेक्टली हम तक पहुंचने के लिए, ताकि ये हमें डायरेक्टली इफेक्ट ना कर सके। पर हमने क्या किया, हमारी हरकतों की वजह से ये बेचारी डिप्लीट हो रही है, जिसकी वजह से हम तक UV रेज पहुंच रही हैं, और UV जो रेज हैं डायरेक्टली वो क्या कर सकती हैं, स्किन कैंसर, और भी काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स, और ये काफ़ी सारी और भी काम कर सकती हैं। अब ग्राउंड लेवल ओजोन। अब कहते हैं ट्रोपोस्फेयर में जो एयर है क्लोजेस्ट टू द अर्थ सर्फेस। अब अर्थ सर्फेस के सबसे पास है लेयर एयर की, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड लेवल इसको बोल सकते हैं, या फिर बैड ओजोन इज़ अ पोल्यूटेंट। यहाँ पे जो बैड ओजोन है एक तरह का पोल्यूटेंट है, और साथ ही साथ इसका काफ़ी हेल्थ रिस्क भी होता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद अस्थमा, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो आपकी क्रॉप्स हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, ट्रीज़ भी ख़राब हो जाते हैं। वेजिटेशन का मतलब जो आपकी क्रॉप्स लगती हैं ना, जो आपने सब्ज़ी फल लगाते हो उसको आप वेजिटेशन भी कह देते हो, तो ये भी ख़राब हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, अर्बन स्मोक। अर्बन स्मोक समझ गए, स्मोक आपने ऊपर पढ़ा है। अर्बन का मतलब सिटीज़ में जो स्मोक हो जाती है, जो धुंध की तरह एक नज़र आती है, पर ये सर्दियों के टाइम पे नहीं आपको मिलती है, गर्मियों में मिलती है। सो इट इज़ नॉट यूजली एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर, बट एट ग्राउंड लेवल इज created by chemical reaction between oxides of nitrogen and volatile organic compound in the presence of sunlight। अब ये जो कहते हैं ना, सबसे लोअर वाली लेयर होती है ओजोन की, जो ये सारे काम कर रही है। होता क्या है, ये डायरेक्टली एयर में नहीं रिलीज हो जाती है, पर जो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, ये रिएक्ट करती है केमिकल्स के साथ जो नाइट्रोजन के होते हैं। ये बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड की तरह ही होते हैं, और साथ ही साथ वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आपके एरोसोल स्प्रेज हो गए, आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं, और ओजोन का जो कंपोनेंट्स हैं उनको कईयों को एयर में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह से आपका बच्चों के केस में अस्थमा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आगे आती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। अब जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है ये गुड ओजोन लेयर है, मतलब ये अच्छी ओजोन लेयर है। ऊपर वाली जो थी वो बैड ओजोन लेयर थी, मतलब हमारे लिए रिस्की है। अब जो ओजोन है वो रिस्की है हमारे लिए, मतलब ओजोन के कॉन्टेक्ट में अगर आप आए तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकती है। पर यही जो ओजोन लेयर है ये हमें UV रे से प्रोटेक्ट करती है अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये बेसिकली 6 to 30 किलोमीटर के अराउंड ये इतना ऊपर को फैला हुआ है। साथ ही साथ ये लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है अर्थ के ऊपर। कैसे, फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, और साथ ही साथ ये जो नेचुरल शील्ड है ये आपको प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल रेज हैं UV की वो अंदर ना एंटर कर पाए और आपको कोई भी बीमारी ना लग पाए, ठीक है। पर ये किस वजह से ख़राब हो रहा है, ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो एक तरह का केमिकल है मैन मेड, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये क्या करते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं जाके आपके किसके साथ, आपके ओजोन की लेयर के साथ, और इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तोड़ने की वजह से क्या हो गया, काफ़ी बड़ा होल हो गया है, और ये होल होने की वजह से क्या हो गया, डायरेक्टली UV रेज अंदर आ रही हैं, और आपको स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और काफ़ी सारे अदर हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है।
क्यों बढ़ता है? क्योंकि काफ़ी सारी जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में जिनकी परसेंटेज कम चाहिए थी वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपके वाटर वेपर्स हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, आपकी मीथेन होगी, ये सब क्या करती हैं? एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं जो सन से आती हैं और जो टेम्परेचर है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। ठीक है, साथ ही साथ अब इन गैसेस के बिना जो हीट है वुड एस्केप बैक इनटू द स्पेस एंड अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट कूलर। Because of how they warm our world, these gases are referred to as green house gases. अब कहते हैं ये जो सारी गैसेस को ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी ट्रैप करती हैं और जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। मतलब 60 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें इतनी कोल्ड चाहिए अपनी अर्थ और इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन सब का काम होता है। पर हमारी हरकतों की वजह से हम पोल्यूशन कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका जो नंबर है मिथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर्स का, इनका कंटेंट बहुत बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ट्रैप कर रहे हैं और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और अब कोई गैस जो इंफ्रारेड रेडिएशन ऑब्जॉर्व करती है वो भी एक तरह की क्या है? ग्रीन हाउस गैस बेसिकली। तो अब जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इनमें वाटर वेपर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजनेटेड फ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, परफ्लोरिनेटेड कार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs। तो ये सब आ जाते हैं आपके किस में? ग्रीन हाउस गैसेज में। अब कहते हैं कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, एक वार्निंग दी कि नियर द पोल्स रिजल्टिंग इन द मेल्टिंग ऑफ पोल आइज एंड फ्लोटिंग ऑफ करंट कोस्टल एरियाज। अब उन्होंने क्या वार्निंग दी थी कि जो आपके पोल, अब जो पोल होते हैं अर्थ के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, सबसे ठंडे इलाकों में से माने जाते हैं जो पोल्स होते हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर आइज़ होती है ना आपकी, पोलर आइस मतलब जो वहाँ पे जो आइस जमी हुई है, जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे, वो भी मेल्ट करने शुरू कर जाएंगे और ये कोस्टल एरिया की ओर फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे समुद्र होता है। ठीक है, तो साथ ही साथ उन्होंने एक और वार्निंग क्या दी थी, अ वार्निंग ट्रेंड विल प्रोबेबली ऑल्टर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट कुड हैव मेजर एग्रीकल्चर इम्प्लीकेशंस। अब उसने क्या बोला, इसकी और वार्निंग दे दी एक कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बारिश कहाँ जियोग्राफी के अकॉर्डिंग हो रही है। अब सबसे ज़्यादा बारिश अगर आप बात करें तो आपको साउथ में मिलेगी क्योंकि वहाँ पे समुद्र पास में है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, और यहाँ से और कम कहाँ पे आपको मिलते हैं? डेजर्ट में ना के बराबर बारिश होती है। तो ये क्या हो गया, एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जियोग्राफी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है प्रेसिपिटेशन की। तो कहते हैं कि इसकी वजह से आपको इसका जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो सकता है। मतलब कि जहाँ पे डेजर्ट से यहाँ शायद जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ पे मैक्सिमम बारिश होनी शुरू हो जाए, जहाँ पे कोस्टल एरियाज वहाँ पे बारिश ही ना हो। तो मतलब इस तरह की ऑल्टरेशंस आ सकती हैं और जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम वाटर पोल्यूशन की। अब वाटर पोल्यूशन में क्या है, अराउंड 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की बिगनिंग हुई तो कुछ कंट्रीज थी, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि जो रिवर्स, लेक्स हो गए और सी होगी ना, उनको क्या हो रहा है, वो डेंजरसली पल्यूट हो रही हैं। पल्यूट क्यों हो रही है? क्योंकि हम बार बार उसमें क्या डिस्चार्ज कर रहे हैं, अपना वेस्ट मटीरियल जैसे गार्बेज हो गया, डंपिंग ऑफ गार्बेज हो गया। तो इस सब चीज़ों को ट्रीट करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो मतलब इन शॉर्ट वाटर का इस तरह से कंटामिनेट मतलब उसमें ऐसी चीज़ों की एंट्री होना जिसकी वजह से वो हमारे यूज़ के लिए अनफिट बन जाए, उसको हम बोल देते हैं वाटर पोल्यूशन। और साथ ही साथ इससे क्या हो रहा है, इसने क्या आइडिया क्रिएट किया कि हमें पानी को ट्रीट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए और वेस्ट जो है उनको ग्राउंड में डालना चाहिए इंस्टेड ऑफ वाटर। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो पॉपुलेशन थी, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। ज़्यादा ग्रो करने की वजह से सीवरेज जो वेस्ट था वो भी ज़्यादा ग्रो कर रहा था, गार्बेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था डेली के डेली, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ भी रीज़न थी। इंडस्ट्रीज़ क्या रीज़न थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल से ट्रीट किए। अब जो वेस्ट यहाँ से निकल रहे थे उनका वॉल्यूम भी ज़्यादा था और केमिकल्स उनमें भरे पड़े थे, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ। किस फॉर्म में? वाटर पोल्यूशन की फॉर्म में। तो ये सब वेस्ट की वजह से होता है आपका वाटर पोल्यूशन। अब जैसे मर्करी पॉइजनिंग होगी, मिनीमाता डिसीज़, इससे मिनामाता डिसीज़ होती है। ठीक है, मर्करी पॉइजनिंग, मर्करी अब जो है एक पॉइजन की तरह है, तो मेटल पर एक पॉइजन की तरह काम करता है। इससे क्या हुआ, जो फिशेस थी जो बीच में थी वो मर्करी की वजह से मर गई थी, कंटेमिनेट होने की वजह से जापान में। एंड ये डिटेक्ट कब किया गया? 1952 में। आगे क्या कहते हैं, अब एक्सेस फ्लोराइड। अब कहते हैं अगर आपके पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा है तो जो आपके दांत है वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? पीले। ठीक है, साथ ही साथ जो बोन्स है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएंगी, स्टिफ होनी शुरू हो जाएंगी और पेनफुल जॉइंट्स होंगे। मतलब कि जो आपका
एक जॉइंट फ्री होना चाहिए ना, ताकि आप आराम से अपनी आर्म्स मूव कर सकें। अब जो आपके वो जॉइंट्स हैं वो भी हार्ड होने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि जो जॉइंट्स हैं उनको जंग लगना शुरू हो जाएगा एक तरह का, जिसकी वजह से वो आराम से मूव नहीं करेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो आपको दर्द बहुत होगी। अब जो कहते हैं जो बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन लाइफ की, वो जो मटेरियल्स हैं नेचर में उसकी वजह से फुलफ़िल हो रही हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया आपके, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, ये बेसिक नीड्स फुल हो रही हैं। पर कई बेसिक नीड्स फुल नहीं करते, वो क्या करते हैं, ग्रीडीनेस, मतलब भूखे होते हैं, मतलब जैसे कहना चाहिए आपकी रिसोर्सेज के लिए, जिसकी वजह से वो रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है इसकी वजह से, और साथ ही साथ ये क्या होता है, इनकी शॉर्टेज भी आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दो तरह के होते हैं, एक रेन्यूएबल और दूसरा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड क्वान्टिटी में अबंडेंट प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट। आप जितनी मर्जी बारी यूज़ करो, आपको हर बारी जितनी मर्जी अमाउंट में यूज़ करो आपको मिलता जाएगा। जैसे ऑक्सीजन होगी आपकी, वो क्या है, रेन्यूएबल सोर्स, ठीक है। पर अब आपकी ये पोल्यूशन की वजह से इसकी भी शॉर्टेज आ रही है। इसकी शॉर्टेज क्यों आ रही है, क्योंकि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस कम कर पा रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है वो कम आ रही है एनवायरनमेंट में, और आपको भी ऑक्सीजन क्या मिल रही है, कम मिल रही है। सो वी शुड प्लांट ट्रीज़ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले और हमें बीमारियां भी, हेल्थ इश्यूज़ भी कम हो। अब कहते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनका क्या है, इनकी लिमिटेड अमाउंट है नेचर में, एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये नेचर में, और आपने एक बार इसको यूज़ किया ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये मतलब एक टाइम के लिए ही आपको अवेलेबल होता है इसका एक यूनिट। अब कोल, पेट्रोलियम हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे चलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की ओर। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाती है, ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाती है, एबिलिटी, जो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी होती है सोचने की, समझने की, चलने फिरने की, इसको हम बोल देते हैं मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। एजुकेशन हो गया, हेल्थ होगी, ये सारे क्या है, ह्यूमन के रिसोर्सेज, ठीक है। और इसी की वजह से जो मैन होता है वो नई तरह के रिसोर्सेज को डेवलप कर सकता है। आगे क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज में आ जाता है आपके मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, प्लेसेस, पैलेसेस एटसेट्रा, तो ये सारे आगे आपके मैन मेड रिसोर्सेज, और ये काफ़ी वाइज होते हैं, मतलब काफ़ी जैसे कहना चाहिए ना इंटेलिजेंट लोगों के काम होते हैं, साथ ही साथ सिस्टमैटिक, एक सिस्टम की तरह चलते हैं, एक बैलेंस होता है इनका, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की फॉर्म में एक नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंजर्वेशन। अब कहते हैं कि पहले तो मशीन टूल्स की वजह से, इनकी वजह से क्या हो रहा था, पोल्यूशन कॉज हो रहा था, पर अब क्या करना शुरू किया हमने, नया काम, कंजर्वेशन, क्योंकि हमें अब समझ आनी शुरू हो गई है। तो कंजर्वेशन में आप क्या करते हो, एक सिस्टमैटिक सिस्टम सा बनाते हो, और काफ़ी समझदारी से हर रिसोर्स को यूज़ करते हो जो नेचर का है, ठीक है, और उसको इस तरह से किया जाता है यूज़ कि हम 0% वेस्टेज करना चाहते हैं, ताकि हमारे लिए जो रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट के वो कभी ख़त्म ना हो विद इन फ्यूचर। तो अब क्या है, अब जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है कंजर्वेशन की, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप एक अजम्पशन लेके चल रहे हो, पर ऐसा होता नहीं है। हाइपोथेसिस मतलब जैसे आप सोच रहे हो कि मैं 100% सारे 24 के 24 घंटे काम करूंगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको नींद भी आ जाती है। तो ये क्या है, एक आपकी अजम्पशन, एक धारणा है जो आप अपने मन में रख सकते हो, पर ऐसा होता नहीं है। तो हाइपोथेसिस ऑफ कंजर्वेशन में कुछ ऐसी तरह की है, हम सोचते हैं पर ऐसा होता नहीं है। अब क्या कहते हैं, मैन्स वेलफेयर इन द लॉन्ग रन डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ नेचुरल environment and that a healthy environment help to conserve itself। अब बात क्या की जाती है कि इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो मैन है वो क्या करना चाहता है कि वो लॉन्ग टर्म, अब देखिए हम जैसे पैदा होते हैं और जैसे मरते हैं तब तक हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, उसको कंजर्व करना शुरू करेंगे, तो हमारी हेल्प कौन करेगा, एनवायरनमेंट भी हमारी हेल्प करेगी कि हम उसको कंजर्व करने में हेल्प करें, और साथ ही साथ ये इन फ्यूचर हमें भी काफ़ी कुछ गिफ्ट देगा, हमें भी कंजर्व करने की हेल्प करेगा। हमें कैसे कंजर्व करने की हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो हम मर जाएंगे। अगर ह्यूमन स्पीशीज़ ख़त्म होगी तो क्या होगा, हमारी कंजर्वेशन तो हो ही नहीं पाई, तो हमें तो कोई और एनिमल आगे कंजर्व भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे चलते फॉरेस्ट की बात करते हैं। अब फॉरेस्ट जो हैं बेसिकली क्या है, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो 33% जो लैंड था वो फॉरेस्ट के साथ कवर था, ठीक है, 50 साल पहले के करीब। पर जो 50 साल के बाद जो हमने इंडिस्क्रिमिनेट मतलब जो कटिंग करते गए हम फॉरेस्ट की, जो पेड़ काट दे गए, अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़ बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए जैसे आप कोल की माइंस होगी, गोल्ड की माइंस होगी एक्सेट्रा, इन सब के लिए जो फॉरेस्ट की कवरेज थी वो 12 से 20% तक ही रहेगी। मतलब जो हमने 13 से
20% तक का जो हिस्सा था उसे क्या कर दिया, अपने कामों के लिए ख़त्म कर दिया। और साथ ही साथ Instant photo studies, in order to keep a natural balance, countries 33% of land should be covered forest. Developed countries like America has 40%, Russia 45%, Sweden 55% of land covered with forest. अब कहते हैं अगर आपको एक अच्छी सिटी बनना है, एक अच्छी कंट्री बनना है, तो एक नेचुरल बैलेंस भी मेंटेन कर रहा है एनवायरनमेंट में, तो आपका जो मिनिमम पोर्शन है वो लैंड का 33% फॉरेस्ट के साथ कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं जब जैसे सिटीज़ हो गई अमेरिका, उसके पास 40% है फॉरेस्ट, रशिया के पास 45% और स्वीडन के पास 55% के करीब लैंड है जो फॉरेस्ट के साथ कवर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर रखा है। आगे क्या है, साथ ही साथ जो हमारा फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और साथ ही साथ इसकी बैलेंस्ड मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें क्रॉप्स हर चीज़ आराम से मिलती रहे। आगे क्या आप कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना आपके, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं जो एनिमल वर्ल्ड के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और साथ ही साथ वुड भी बनाते हैं जो एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होती है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का एक बैलेंस बना के रखते हैं। और साथ ही साथ अब जो रूट्स होती है फॉरेस्ट की, वो क्या करती हैं, जो आपकी सॉइल है उसको टाइटली होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन नहीं होती है, और जो आपकी लैंड है वो डेजर्ट भी नहीं बन पाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक तो फ्लड भी रोकती साथ ही साथ, तो मतलब कि ये जो फॉरेस्ट है उसके काफ़ी सारे क्या हैं फ़ायदे। अब कहते हैं कि अगर हम लेस कटिंग ऑफ ग्राउंड करें, मतलब कि जो हम सड़कें बनाने के लिए जो रास्ते काटते हैं अगर वो कम करें, तो सॉइल एरोजन जो है वो भी कम होगी, और जिसकी वजह से आपका वेजिटेशन कवर का क्या मतलब, जो एक घास की लेयर है जो ऊपर आप देख रहे हो, तो इसकी वजह से ये काम भी सारे कम हो गए। जो वेजिटेशन की कवर है, एक आपके ऊपर आपने प्लांट ग्रो किए हुए हैं, तो उसकी वजह से सॉइल एरोजन भी कम होगा। साथ ही साथ जो डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, इसकी डीकम्पोजिशन भी फॉरेस्ट ग्राउंड पे ज़्यादा अच्छी होती है। होता क्या, जो माइक्रोब्स हैं उसके ऊपर अच्छे से एक्ट कर सकते हैं और ह्यूमस बना के इसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ ये फॉरेस्ट काफ़ी सारे एनिमल्स को होम, शेल्टर, फूड प्रोटेक्शन सब कुछ प्रोवाइड करता है, तो ये हमारी इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो टिम्बर मिलता है घरों के लिए, शिप बिल्डिंग मिलती है, वुड मिल जाती है हमें, अगर हम ऐसे प्रॉपरली यूज़ करें तो एडिबल फ्रूट्स मिलते हैं, हमें सीड्स मिल जाते हैं, तो इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ ही साथ अब जो वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट में रह रही है उसके भी काफ़ी सारी ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इससे हमें स्किन मिलती है, टस्क मिलती है, हनी मिलती है, लैक मिलता है, सिल्क मिल जाती है, फर मिल जाती है, कुछ मेडिसिन भी मिलती है एनिमल से हमें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ फॉरेस्ट क्या करता है, अट्रैक्शन बहुत प्रोवाइड करता है किसको, नेचर लवर्स को। वो क्या करते हैं, इसकी ब्यूटी को जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर सकती है। रेवेन्यू मतलब पैसा कमा सकती है, ठीक है। जिस तरह से आप राजा जी नेशनल पार्क जाओ तो वहाँ पे आपसे पैसे भी लिए जाते हैं आपकी एंट्री के लिए। इफ़ यू आर नेचर लवर तो आप पैसे देंगे तो अंदर जाओगी। तो इसी तरह से आपकी जो है ना फॉरेस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आपकी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में भी हेल्प कर सकता है आपको, मतलब पैसों में भी, पैसे कमाने में भी गवर्नमेंट को हेल्प कर सकता है, सारे काम कर सकता है। और इसीलिए हमें जो डिफॉरेस्टेशन है, जो इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, हमें वो नहीं करना चाहिए, ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखा जा सके और सॉइल इरोजन भी कम हो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी अच्छा रहे, ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल फ्लड्स भी ना आए और ड्रॉट्स भी ना आए, और सब कुछ अच्छा रहे इन लाइफ।